प्रीवियस ज्योग्राफी के कंसेप्ट के अंदर जो मॉनसून और जो पढ़े थे हमने, रिट्रीटिंग मॉनसून, या फिर कुछ कुछ जगह इतनी ठंडी गर्म क्यों है, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? रिवाइज करा था इसको, इन सब चीज़ों को कर लिया था ना? अच्छा। हाँ, ये भी बात है यार, एनसीईआरटी आप लोगों के लिए लेवल के हिसाब से अच्छी है, लेकिन बस यही है कि जब हम ये वाली चीज़ें तमिलनाडु से करेंगे, नेक्स्ट चीज़ें वही स्टार्ट होने वाली हैं, तो उस पर पूरा अपना फोकस रखना है। इसलिए अलंकृता मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ना क्लास के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ बता देना, ताकि मैं रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोग के लिए कर सकूँ, स्पेशली आपके लिए। और बाकी चीज़ें हम फिर बैलेंस कर सकें। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना, करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, हमें आसपास हमारे वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ दिखती है हमारी सराउंडिंग के अंदर। राइटर थोड़ा सा कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए कह रहा है कि कितना अच्छा लगता है कि जब हम ऐसी फील्ड में खेलते हैं जो कि बंजर ज़मीन ना होकर, जहाँ पर हमें ग्रीन ग्रासेस मिलती हैं वो, ठीक है। कुछ कुछ हमें छोटे प्लांट्स भी मिलते देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये बुशेस और श्रब्स क्या होते हैं, तो कुछ नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में नहीं कहते, झाड़ियाँ, ठीक है। तो बुशेस और श्रब्स, जैसे बुशेस और श्रब्स का वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो है वो है कैक्टस, और ऐसे पौधे जिसके अंदर फूल उगते हैं, जिसमें फूल उगते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती हमारे आसपास के फ्लोरा की। बड़े सारे लंबे लंबे पेड़ जो होते हैं हमें वो देखने को मिलते हैं, जिनकी बहुत सारी टहनियाँ, पत्तियाँ होती हैं। इनमें से कुछ जो फेमस हैं, जैसा कि आप बचपन से सुनते आ ही रहे होगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नीम, मैंगो, और कुछ ऐसे जिनमें पत्तियाँ बहुत गिनी चुनी होती हैं, ठीक है। पाम, पाम लीव्स और पाम प्लांट्स आपने देखे ही होंगे वैसे, है ना। घासेस, श्रब्स, पेड़, ठीक है, जो अपने आप से ग्रो करते हैं। और मतलब ये ऐसा, वो ये भी बता रहा है वो कि ये जो घासें, श्रब्स, ट्रीज वगैरह होते हैं, ये अपने आप से ग्रो कर जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जब कोई ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसान के हेल्प के सपोर्ट के बिना जब ग्रो कर जाते हैं, वो एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एक तरीके से ह्यूमन प्रोड्यूस्ड प्लांट्स या फिर ट्रीज के साथ कैसे वेरी करती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स उसमें टाइम टू टाइम, आपको पता ही है, एक तरीके से मैन्योर, फर्टिलाइज़र, ठीक है, ग्रासेस को कट करना प्रॉपर तरीके से, ग्रास कटिंग, और फिर पेड़ों को एक अच्छी प्रॉपर तरीके से शेप देना, ठीक है। उसके अंदर किसी ना किसी तरीके के कुछ केमिकल्स डालना कि जिससे उसकी यील्ड बहुत अच्छी हो, फूल वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, फल वगैरह बहुत अच्छे हों। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं कि जो मैन मेड प्रोडक्शन जब भी होती है, या फिर एक तरीके से इंटरफेरेंस होती है वेजिटेशन के अंदर और नेचुरल वेजिटेशन के अंदर फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो होती है बारिश। रेनफॉल एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्पेशली नेचुरल वेजिटेशन के लिए। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर बात आ गई नेचुरल वेजिटेशन की, और नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की इंसान की इंटरफेरेंस नहीं है। तो डेफिनेटली जब इंसान की इंटरफेरेंस नहीं है, तो मेन चीज़ जो कि एक पौधे को, एक पेड़ को ग्रो होने के लिए चाहिए, वो चाहिए वाटर, या फिर हम लोग ऐसा कहें कि रेन वाटर चाहिए, ठीक है। अब रेन वाटर हम इसलिए बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल वाटर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस जब है ही नहीं, तो किसी भी तरीके से कुछ इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकता। नेचुरल वेजिटेशन को, जो कि जंगलों में या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो उग रहे हैं जो कि इंसान की सहायता के बिना उग रहे हैं, उनको पानी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन वो पानी फिर सिर्फ एक ही सोर्स से आ सकता है, रेन वाटर, जो कि परमानेंटली उनको मिले। बाकी रोज़ इंसान कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि बाल्टी में पानी ले जाकर वहाँ पर डाल कर आए, ठीक है। अब इंडिया में क्योंकि एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाते जाते, मतलब इंडिया में नॉर्थ से साउथ से लेकर ईस्ट टू वेस्ट लेकर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत वेरी करती है। इसलिए इंडिया में एक सिमिलर तरह की कभी भी हमें नेचुरल वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती। रेदर देन देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, बहुत डाइवर्स रेंज है हमारी नेचुरल वेजिटेशन की, ठीक है, कोई एक सिमिलर वैरायटी की नहीं है। यहाँ तक बात
समझ में आई आपको? ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि तो जंगल होते हैं, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, कोई भी पेड़ की ना कुछ लेयर्स होती है। सबसे पहले आती है ग्राउंड लेयर। एक मिनट रुको, इसको हाईलाइट करते हैं। ग्राउंड लेयर, ग्राउंड लेयर के अंदर आपके बुशेस, श्रब्स वगैरह की शुरुआत होती है। तो जहाँ पर बुशेस बुशेस श्रब्स वगैरह की शुरुआत होती है, ग्राउंड लेयर आप ऐसा मान सकते हो कि जो सॉइल का जो पोर्शन होता है ना, जो कि ज़मीन, जो कि एक तरीके से बेस बनेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो होता है ग्राउंड लेयर। इसके बाद एक लेयर आती है जो कि जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह लगते हैं, जिसको अभी हमने थोड़े टाइम पहले जाना था, अभी पढ़ा था ना अभी हमने, श्रब्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो उगते हैं हमारे श्रब्स। ये सेकेंड लेयर हो जाती है। श्रब्स जब थोड़ी सी अगर और बड़ी होती हैं तो वो बन जाते हैं यंग ट्रीज। यंग ट्रीज की जब ब्रांचेस, जो टहनी वगैरह और अगर ऊपर चली जाती है तो वो बन जाती है कैनोपी। ठीक है, और उससे भी अगर ऊपर कोई चीज़ होती है तो वो बन जाती है इमर्जेंट लेयर। ये वाली बात इसलिए याद रखना, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं साफ साफ, अगर ये वर्ड आ जाए क्रोनोलॉजी में तो ये ऐसे ही अरेंज होगा। कई लोग क्या करते हैं कि इमर्जेंट लेयर, उन्होंने वर्ड सुना तो वही सोचते हैं ये बेस है, कि नाम यहाँ पर आ गया इमर्जेंट लेयर, यहीं से प्लांट की ग्रोथ इमर्ज हो रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इमर्जेंट लेयर उसका नाम है। और इसी तरीके की कन्फ्यूजन जो है वो पैदा करने के लिए अलग अलग एग्जाम्स कोशिश करते हैं। आप याद रखना, आपके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है जानना वो है ग्राउंड लेयर नंबर 1, उसके बाद श्रब लेयर नंबर 2, फिर यंग ट्रीज, फिर कैनोपी, फिर इमर्जेंट लेयर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ग्राउंड लेयर, मिट्टी से लेकर 1.5 मीटर की जो हाइट होती है किसी किसी भी एक नेचुरल वेजिटेशन की, वो होती है ग्राउंड लेयर। 1.5 से लेकर 5 मीटर तक की जो हाइट होती है वो होती है शरब लेयर। 5 से लेकर 20 मीटर तक की हाइट में उगते हैं यंग ट्रीज। 20 से 40 मीटर की हाइट में उगते हैं कैनोपी। और इसके बियॉन्ड जो भी कुछ होता है वो इमर्जेंट लेयर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, इस तरीके के क्वेश्चन। ये वाला जो डायग्राम जो कि मैंने आपको ये क्रोनोलॉजी करवाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कई बार मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं, मैंने बना भी रखे हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, जंगल क्यों ज़रूरी है। बहुत नॉर्मल सी बात है, फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल है। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फॉरेस्ट। जैसे फॉरेस्ट में मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं। और हमारे द्वारा रिलीज़ करी गई कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सर दर्द करती है एक तरीके से, और सोचने की क्षमता ख़त्म करती है, ऑक्सीजन को मारती है, तो उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी ना, बचपन में हमने पढ़ी थी कि अगर ये कोई प्लांट होता है तो CO2 इसका खाना होता है, और हम जो ये ह्यूमंस होते हैं हमारा O2 ये खाना होता है। तो ये एक्सचेंज होता रहता है एक तरीके से, है ना, कि प्लांट हमें O2 देते हैं, हम उनको CO2 देते हैं। ये बैलेंस बरकरार रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अगर इंसान एक पौधे को काटे तो उसकी जगह उसको कम से कम 2 पौधे वो करने चाहिए। और यही एक वन महोत्सव का मेन एजेंडा होता है, वन महोत्सव प्रोग्राम जो बनाया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं ये बता रहा था आपको, जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो सॉइल की तरफ बाइंड करी हुई होती हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि जो किसी भी प्लांट की अगर जड़ है तो वो मिट्टी में ही मतलब वो होती हैं। तो ये जो मिट्टी, ये जो प्लांट की जड़ें होती हैं जो कि मिट्टी में समाई होती हैं, मिट्टी के अंदर जाकर एक जगह बनाई होती है, उसमें बिल्कुल टाइटली होल्ड कर रखा होता है। आप इमेजिन करके देखो नेचर की पावर को, एक बारी अगर आप इमेजिन करो, सोचो ज़रा, यार ये सॉइल है, ठीक है, मिट्टी कैसी होती है, हल्की सी रेत टाइप होती है, हमारे हाथों से खिसक जाती है ना। लेकिन एक प्लांट की जो यहाँ पर जो जड़ होती है, कितनी स्ट्रांगली वो जड़ हो जाती है कि यार एक फॉरेस्ट जैसे जंगल के अंदर, जिसमें इतने ऊंचे ऊंचे, मतलब ये जो ये पेड़ वगैरह होते हैं, कितने आसानी से यहाँ पर इससे टिक जाते हैं, क्योंकि बेस तो एक तरीके का यही है ना। और ये जो इनकी जो टहनियाँ लंबी होती होती ही जाते हैं, ग्राउंड के अंदर जाके पकड़ बनाती हैं, बेस बनाती हैं। इसकी वजह से राइटर हमें ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये हेल्प करती है नेचुरली सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सॉइल इरोजन इससे प्रिवेंट होता है, कंट्रोल होता है।
ठीक है ना, कि मिट्टी मतलब यहाँ से ना डिस्पर्स नहीं होती, प्लांट उसको होल्ड करके रखते, तो इतनी आसानी से जा नहीं पाती है। इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जो क्या कहते हैं जड़ों को, रूट्स। ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो हमें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर। कई लोगों को मतलब डाउट रहता है कि टिम्बर वर्ड का मतलब क्या होता है। टिम्बर का मतलब यार नॉर्मल भाषा में सिर्फ कुछ नहीं होता, लकड़ी को कह सकते हो आप, वुड को। ठीक है। जिससे हम फर्नीचर, फ्यूल वुड, मतलब जैसे सर्दियों वगैरह में मतलब आग तापनी है तो फॉडर वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लैक, हनी, गम, ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि यूज़ में आते हैं, ठीक है, ये हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट उसके बाद नेचुरल हैबिटेट होते हैं इंसानों के लिए, तो आपने देखा इतनी सारी हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो सर्व एज नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती चली जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से इंसान पेड़ काटते हुए चले जाते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले, अभी कुछ ही देर पहले ये मैंने आपको एक प्रोग्राम का नाम बताया था, वन महोत्सव। एक पेड़ काटो तो दो लगाओ। ठीक है। और हर किसी को अर्थ ग्रीनिंग के लिए या फिर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाओ। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो मुझे बताओ। यहाँ पर एक साइड में कंटेक्स्ट करके एक मतलब बता रखा है कि लीला के एक पेरेंट हैं, लीला की लड़की है, उसके कुछ उसके पेरेंट्स हैं। तो वो कुछ ना सैपलिंग जो है नीम की प्लांट कर रहे हैं उसके बर्थडे पर। तो यहाँ पर क्या है कि बर्थडे बर्थडे पर एक स्पेशल चीज़ करी जा रही है कि प्लांट जो है वो ग्रो करा जा रहा है। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट जाते हो ना, और आपको किसी भी तरीके का याद रखना सोशल मैसेज देना होता है ना, तो आप हमेशा याद रखना कि इस सोशल मैसेज मतलब क्या, कैसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, किसी सोशल किसी सोशल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो सकता है। जब आपको बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर किसी चीज़ में परिवर्तन लाना होता है, ठीक है, तो आप वो चीज़ करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मिड डे मील स्कीम वगैरह, या फिर किसी दलित के यहाँ गाँव में कोई खाना नहीं खा रहा या कुछ नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पर चेंज कैसे ला सकते हो। आप वो चीज़ करके दिखाओ, ताकि एक तरीके से इम्पैक्ट ये आए कि आप एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट के राजा होते हो, है ना, कि राजा अगर ये वाली चीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि प्रजा को फिर इस चीज़ में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप जैसे मतलब मान लो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में पॉल्यूशन बहुत रहता है, ठीक है, आप वहाँ के डीएम हो, तो आप इस तरीके के ये चीज़ कर सकते हो कि आप एक मिसाल कायम कर सकते हो कि आप अपने बर्थडे पर एक तरीके से प्लांट लगा सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, दीज एग्जाम्पल्स कैन हेल्प यू इन सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स। ठीक है। तो लीला के जो पेरेंट्स हैं वो उसके बर्थडे पर नीम का पेड़ एक प्लांट कर रहे हैं। ठीक है। हर एक बर्थडे पर एक डिफरेंट सैपलिंग वो लोग प्लांट करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको भूल जाते हैं, रेगुलरली उसमें वाटरिंग करते हैं, उसको तपती हुई गर्मी से, बहुत तेज ठंड से और जानवरों से बचाते हैं। ठीक है। और ये देखते हैं कि बच्चे उससे आसपास के हार्म ना करें। तो ये सब चीज़ें कि जब एक वो प्लांट लगाया जाता है तो वो आपको ये बता रहा है कि किस किस किन किन चीज़ों के लिए वो पर्पस सॉल्व करता है। जैसे एक छोटा सा पेड़, जब लीला 20 साल की थी, ठीक है, तब इसने लगाया था। उस पे 21 ब्यूटीफुल ट्रीज अब वो मतलब इसने लगाए थे, जो उसके घर के आसपास होते थे। हर एक बर्थडे पर जो चिड़िया हैं वो यहाँ पर आके अपना घोंसला बनाती हैं। तो एक तरीके से बर्ड्स देख रहे हो प्रोड्यूस कर रही हैं इन पेड़ों की वजह से। नंबर वन फ़ायदा ये। ठीक है। जैसे अगर बहुत नॉर्मल सा फ़ायदा है कि अगर आपको बतानी है, वैसे तो टेबल बन रखा है, लेकिन अब एग्ज़ाम के अंदर यही तो होता है ना, हमारी साइकोलॉजी गड़बड़ाती कैसे है। टफ चीज़ों के आंसर हमारे पास आते हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ पूछी जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बटरफ्लाइज जो हैं यहाँ पर इर्द गिर्द घूम रही हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो पेड़ों वगैरह पे झूल रहे हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह हो रहा है, और उसकी छाव में मतलब कोई चीज़, कोई जानवर है, कोई इंसान है, वो सो सकता है आराम से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पेड़ पौधे हमें वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हो जो कि ये है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम से देखें कि फॉरेस्ट का, पेड़ों का क्या क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सॉइल को सबसे पहले तो बाइंड करके रखती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट से ही इनका काम शुरू हो जाता है पेड़ों का हेल्प करने का। उसके बाद हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो, रबड़ फॉर द टायर्स, इरेज़र के लिए, टिम्बर लकड़ियाँ मल्टीपल पर्पज़ के लिए, ये नेचुरल हैबिटेट होते हैं जानवरों के लिए। ये लूज़ हो जाए तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि बीइंग अ ह्यूमन हम लोग जानवरों के घरों को छीन लें। फिर हमें बड़े सारे प्रोडक्ट जैसे गम और लैक वगैरह मिलते हैं, जो कि फूड प्रोडक्ट्स और वैसे भी डेली यूज़ के आइटम्स में यूज़ होते हैं। फ्रूट्स वगैरह, शहद, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे बड़ी चीज़, मेडिसन्स,
रहने की जगह, शेल्टर, क्योंकि घर में कोई ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें कोई लकड़ी वगैरह का काम ना हो रखा हो। एटलीस्ट फर्नीचर तो हमारे पास होता ही है। फॉडर, जिसको एनिमल्स खाते हैं, गाय भैंस वगैरह जो चारा खाती हैं वो भी यहीं से आता है। फ्यूल वगैरह, ठीक है, लकड़ियाँ काट कर सर्दियों में आग जलाकर सुकून जो मिलता है, मतलब एक तरीके से वो एनवायरनमेंट की वजह से ही मिल पाता है। स्पोर्ट्स के गुड्स वगैरह और फर्नीचर, ठीक है। ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि पेड़ों से प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। देखो, फॉरेस्ट ना वाइल्ड लाइफ की एक जगह है, उनकी एक उनका घर है, उनके लिए घर है प्रॉपर तरीके से वाइल्ड एनिमल्स के लिए। हजारों की संख्या में जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, और जो लार्ज वैरायटी हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस की, जैसे फ्रॉग्स वगैरह, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह, छिपकली वगैरह, जैसे तुम जानते होगे, मैमल्स, बर्ड्स, कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स, ये सारे के सारे जंगल में घर बनाकर रहते हैं, जंगल को अपना घर समझते हैं। कहीं ना कहीं इन फॉरेस्ट के किसी ना किसी कोने के अंदर ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके की अगर हम लोग कुछ एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत नॉर्मल सी बात ही आपको बताएगा बच्चों के हिसाब से, लेकिन ठीक है, एक बार जानने में कुछ जाता नहीं है। टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, याद रखना, आपको पता है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। लायन नहीं है हमारा नेशनल एनिमल, टाइगर होता है, ठीक है। बड़े सारे कंट्री के आपको पार्ट्स में दिए देखने को मिलेगा। अब देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार बन सकता है यहाँ से, गुजरात के अंदर जो गिर फॉरेस्ट है, गिर, एक तो ये बन सकता है कि गिर फॉरेस्ट है कहाँ पर, गुजरात के अंदर है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, कौन सी स्पीशीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पर आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर वाली चीज़ हमने कुछ और पढ़ी है कि नेशनल एनिमल कौन है, उसका आंसर था कि नेशनल एनिमल टाइगर है। ये दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कि गुजरात के अंदर एक फॉरेस्ट है जो कि गिर फॉरेस्ट है, जिन गिर फॉरेस्ट के नाम से फेमस है, वहाँ पर आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। असम के कुछ फेमस जंगल हैं, वहाँ पर आपको हाथी और वन हॉर्न राइनोसेरस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स एज अ स्पीशीज़ आपको, एक तो उन्होंने बोला कि असम के जंगलों में, इसके अलावा आपको केरला और कर्नाटका के जंगलों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर और स्पीशीज़ की हम लोग बात करें, कैमल और जो वाइल्ड लाइफ है, ये आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के अंदर और रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं। कैमल्स आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑब्वियसली बात है, वाइल्ड लाइफ जो हैं वो फेमस हैं रन ऑफ कच्छ के अंदर। फिर आपको हिमालयन रीजन्स, ठंडी जगहों पर वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये तो आप लॉजिक से भी बता सकते हो कि स्नो लेपर्ड के लिए अगर कोई आपको क्वेश्चन आ जाए, वैसे इतना हल्का क्वेश्चन अब तो यूपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन लॉजिक वाला ये क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं आपको बोलूँ, हमें अगर पता भी ना हो, पहला ऑप्शन अगर मैं आपको दूं कि क्या स्नो लेपर्ड सिक्किम में मिलते हैं, उसके बाद मैं आपको बोलूं हिमाचल प्रदेश के अंदर, फिर मैं बोलूं आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, या फिर और मैं आपको बोलूं उसके बाद अ, राजस्थान के अंदर, इनमें से किस जगह पर स्नो लेपर्ड नहीं मिलते, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसका राइट आंसर क्या होगा थ्रू लॉजिकल एलिमिनेशन, क्या होगा, इनमें से कहाँ नहीं मिलते हैं? राजस्थान में नहीं मिल सकते ना, बाकी सारी ठंडी जगहें हैं, हिमालयन रेंज हैं, सारी की सारी स्टेट, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर लेपर्ड्स की नहीं हो रही है, टर्म देखो स्नो लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड भाई गर्मी वाली जगह पर कैसे मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बड़े सारे एनिमल्स जो हैं होते हैं, मंकी, वुल्फ वुल्फ जैकाल, नील गाय और चीतल, ठीक है। नील गाय जो होती है, ये मैंने इनको देख रखा है मध्य प्रदेश के अंदर, काफ़ी सारे लोग ये जानते होंगे ये वाली बात को, कि जिनके ना खेत वगैरह होते हैं ना, तो एग्रीकल्चर फील्ड्स पे झुंड बनाकर आती हैं और एक साथ ना फसलों को बर्बाद कर जाती हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, उसको बर्बाद कर जाती हैं, एग्रीकल्चर यील्ड को बर्बाद कर जाती है, एकदम से उसके ऊपर से भागती हुई निकलती हैं। और इनको भगाना भी इतना आसान नहीं होता। गाँव के लोग क्या करते हैं, खेत पे जो रहते हैं वो पटाखे फोड़ते हैं इनको भगाने के लिए। स्केयर क्रो वगैरह से इनका काम नहीं चलता, ये मतलब इतनी आसानी से नहीं भागती हैं, पटाखे वगैरह फोड़ने पड़ते हैं, या फिर डंडा वगैरह लेकर इनको दिखाकर भगाना पड़ता है इनको, ये मतलब अगर ये खेतों में घुसा है, इन्हीं के लिए फेंसिंग बहुत प्रॉपर करी जाती है, क्योंकि ये तबाही बहुत ज़्यादा मचाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
वाइल्ड लाइफ के अलावा बर्ड लाइफ भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहती है। बर्ड लाइफ जैसे, एक मिनट, जैसे पिकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। कुछ जो कॉमन बर्ड्स जो हमें और देखने को मिलते हैं हमारे देश के अंदर, पैरट्स, पिजन्स, माइना, गीस, बुलबुल, डक्स। ये आपको याद होगा यूपीएससी ने, मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन पूछा था कॉमन माइना के ऊपर, है ना, जो हमें देखने को मिलते हैं ना। तो ये चीज़ देखो यहाँ से पिक करी जाती है ऐसी, करंट अफेयर के साथ लिंक कर कर। तो वहाँ पर उस टाइम पर खबर आ रही थी कि पॉल्यूशन की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जा रही है, तो उसने वो करंट करके पूछ दिया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जितनी भी स्पीशीज होती हैं जो कि आपको आती हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, एक बार जाकर गूगल क्रोम पर उसकी फोटो जरूर देख लिया करो जितने भी बार आए, क्योंकि ये ऐसे ही याद होंगी स्पीशीज इतनी सारी। ठीक है, उसके अलावा बड़ी सारी हमारे देश के अंदर ना बर्ड सेंचुरीज हमने बना रखी है। अब सवाल ये उठता है कि बर्ड सेंचुरीज को बनाने का पर्पस क्या होता है, इससे क्या पर्पस सर्व होता है। एक तो, ठीक है, ये बर्ड्स के लिए नेचुरल हैबिटेट की तरह काम करते हैं। उसके अलावा बर्ड्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रॉम हंटर्स। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये देख रहे हो, कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। तो वो ये जानना चाहता था कि कितना आप क्यूरियस हो, क्या आपकी नज़र है कि आसपास आपके क्या क्या कौन कौन सी एनिमल लाइफ और वो सब बर्ड लाइफ जो मिलती है। यही तो उसने पूछा था ना, कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में इनमें से क्या चीज़ बहुत कॉमन है एज अ बर्ड स्पीशीज। ठीक है, और उसने बनाया किसको टारगेट, कॉमन माइना को। ठीक है, इसके अलावा बड़े सारे रेप्टाइल्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, बड़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं स्नेक की, जैसे कोबरा, और इसके बारे में कहीं आप शायद से नाम कम जानते होंगे, क्रेट। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया का ही है। अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट इज क्रेट विच इज समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़, क्या ये एक स्नेक है, क्या ये एक सैटेलाइट है, क्या ये एक ड्रोन है, या फिर ये यूक्रेन के अंदर कोई एक सिटी है। इस तरीके से खिलवाड़ करता है यूपीएससी, देख रहे हो। व्हाट इज क्रेट, तो वो पूछेगा सांप है, कोई सैटेलाइट है, कोई ड्रोन है, या कोई किसी एक, जैसे ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया की या यूक्रेन की कोई सिटी है। ठीक है, स्नेक है। तो फॉरेस्ट को कट करे जाने की वजह से और एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज की हंटिंग करी जाने की वजह से बड़ी सारी जो वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ हैं वो हमारे यहाँ रैपिडली डिक्लाइन हो गई हैं, जिसकी वजह से जो डाइवर्सिटी अभी तक हम लोगों को देखने को मिलती थी वो अब डाइवर्सिटी नहीं रह गई है। बड़े सारे इनमें से तो एक्सटेंट हो चुके हैं। हमें इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो कुछ ह्यूमन इनिशिएटिव लिए हैं वो ये लिए हैं कि इनके लिए रहने के लिए घर बनाए हमने, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। इनके बीच में फ़र्क क्या होता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको ये लेबल देता कौन है। क्या नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन सकता है, क्या वो बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है, क्या ये चीज़ ये बन सकती है, क्या ये चीज़ ये बन सकती है, क्या नेशनल पार्क डायरेक्टली बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है, क्या बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क बन सकता है। इस चीज़ के लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है तो कौन क्या बन सकता है, किसके पैरामीटर्स होते हैं, किसका प्रमोशन हो सकता है, किसका डिमोशन हो सकता है, ये अलग अलग क्यों बनाए गए हैं, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व क्यों नहीं है, तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ये टॉपिक हमारा एनवायरनमेंट जो हम प्रॉपर तरीके से जो पकड़ेंगे सब्जेक्ट, उसमें मैं आपको डिटेल में कवर करवाऊंगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद भारत की सरकार ने टाइगर्स और एलिफेंट्स की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल नहीं सॉरी, मतलब एक तरीके से प्रमोट करने के लिए कि इनकी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली तरीके से डिक्लाइन हो रही थी, दो प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे एंड बोथ प्रोजेक्ट्स आर हाईली सक्सेसफुल। एक का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरे का नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद वो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। आप रिफ्यूज़ करो कि आप उनकी बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन, फेदर्स, इन सब के मतलब शौकीन मत बनो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, इनको हाईलाइट इसको करना चाहिए था, लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इसलिए मैं कहता हूँ एक एक लाइन पढ़ना ज़रूरी होता है, कुछ भी आपकी हेल्प कर सकता है, कुछ भी चीज़। हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर।
वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। और इसका एम क्या होता है? एम ही होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरीके से एनिमल किंगडम की हैबिटेट को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि छोटा सा है, लेकिन आपको इसकी मैं चाहता हूँ कि आप फोटोज़ वगैरह देखना। माइग्रेटरी बर्ड्स। हम माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? किसी को कोई आइडिया क्या होता है माइग्रेटरी बर्ड्स? हाँ, तो वो कंट्री टू कंट्री नहीं घूमती हैं, वो मतलब सॉरी मतलब वो विद इन द कंट्री नहीं घूमती हैं। वो एक रीजन, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रेवल करती हैं। सोचो ज़रा, जस्ट सी द ब्रेन एंड साइकोलॉजी। क्या बर्ड के ये सोचो ज़रा कि वो रास्ता नहीं भूल रहा है, मतलब वो करके तो हमें एक तरीके से इस अर्थ को ना अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए, अपनी वसीयत नहीं समझना चाहिए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव करना चाहिए कि ये अर्थ जितना ह्यूमंस का है उतना ही एनिमल, प्लांट, बर्ड स्पीशीज और वाइल्ड लाइफ का है। ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे विंटर सीजन में जो हर साल हमारे यहाँ आती हैं, उनमें से कुछ फेमस एग्जांपल है पिनटेल डक, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, पिनटेल डक, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट। आपने अगर कशिश ध्यान दिया हो, आपकी जो बुक है 12th क्लास के अंदर इंग्लिश, उसके अंदर नाम है ना फ्लेमिंगो, उसका नाम है एक बुक का फ्लेमिंगो और दूसरे का विस्टास। फ्लेमिंगो की बुक पे देखना कवर पेज पे फ्लेमिंगो बनी हुई है। ठीक है। फ्लेमिंगोज आर जर्नली पिंक इन कलर, लिटिल पिंकिश इन कलर। बहुत सुंदर बर्ड होती हैं। दे आर वेरी शार्प माइंडेड। ठीक है। ये हमारी कंट्री माइग्रेट करती हैं विंटर सीजन में हर साल। कुछ कुछ इसके अलावा स्मॉल माइग्रेटरी बर्ड भी होती हैं, जैसे लिटिल स्टेंट, जिसका वेट बहुत कम होता है, एज लो एज 15 ग्राम। ये आर्टिक रीजन से ट्रेवल कर कर आती हैं 8,000 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए इंडिया पहुंचने के लिए। ठीक है। ये देखो, ये है लिटिल स्टेंट। ये बहुत अच्छी बर्ड होती है, शार्प होती है। सोचो जरा, 15 ग्राम की चिड़िया 8,000 किलोमीटर का आर्टिक ओशन से रीजन कवर करके आर्टिक रीजन से होते हुए इंडिया आती है। ये माइग्रेटरी बर्ड है एक तरीके से। वेरी इंप्रेसिव। ठीक है। दिस इज पिनटेल डक। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी टेल देखो तो ऐसा लगेगा ये पिन सी है, एक पिन सी, सुई सी, कांटा सा बन रखा है। दैट दिस इज पिनटेल डक। इसके अलावा फिर क्या था? करलियू था क्या? करलियू, करलियू। यस। सी इट्स बीक, जस्ट सी इट्स बीक। ये देखो, ये देखो। ठीक है। उसके अलावा फ्लेमिंगोज आपको दिखाता हूँ। फ्लेमिंगो, ये रहा फ्लेमिंगो। जस्ट सी इट्स ब्यूटीफुल कलर। कितना प्यारा लगते हैं ये, देखो। है ना बढ़िया? ये देखो, ऐसा लग रहा है कोई किसी ने ड्राइंग कर रखी है। ये देखो। ठीक है। उसके अलावा और क्या बचा है? कुछ है? लिटिल स्टेंट मैंने करवा दी। ऑस्प्रे, ऑस्प्रे। दिस इज ऑस्प्रे। मछली वगैरह उठाती है। अरे नहीं यार, एक मिनट। ये देखो, दिस इज ऑस्प्रे। ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा कवर करवा दिया माइग्रेटिव बर्ड्स वगैरह के बारे में। तो ये हमारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से कवर हो गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ लेक्चर कंप्लीट करने से पहले। इसमें लिखा हुआ है कि टाइगर्स की पोचिंग होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोचिंग, कशिश? कशिश क्या समझते हो इस वर्ड से, पोचिंग? और अंग्रेजा क्या मतलब होता है इसका, पोचिंग का? हंटिंग ही होता है। जो कि किसी, हंटिंग मतलब किसी एक चीज़ के लिए करी जाए, जैसे इनकी स्किन के लिए, या किसी कुछ भी एक चीज़ के लिए, जैसे हाथियों के लिए, हाथियों के टस्क के लिए करी जाए। ठीक है। या वन हॉर्न राइनोसेरस के हॉर्न्स के लिए करी जाए।
इसको बोलते हैं पोचिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है उसका पूरा कवर हो गया, ये पूरी बुक कवर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे।